गुड मॉर्निंग माय डियर। आज बहुत दिनों बाद मैंने कोई वीडियो बनाई है और इस वीडियो में हम बात करेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट। किसी अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो किस कारण से और कैसे डेवलप होता है। कई ऐसे सर्किट हैं जिन सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट के साथ नहीं चलता और एक सर्किट ऐसा भी होता है जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। जिस सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट के पैरेलल चलता है उसे आप रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सीबीएसई ने, आईएससी बोर्ड ने कई दफ़ा क्लास 12th में ये क्वेश्चन पुटअप किया है। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी, केयू के कई यूनिवर्सिटीज़ ने क्वेश्चन पुटअप किया है क्या कि ऐसा कौन सा सर्किट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ऐसे सर्किट के अंदर सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक एसी सोर्स से जो वोल्टेज देता है और उस सर्किट के अंदर वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं। चलिए एक बार हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि वोल्टेज एंड ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं किसी ऐसे इलेक्ट्रिक एसी सर्किट के अंदर जिसके अंदर सिर्फ सोर्स ऑफ वोल्टेज एंड वायरिंग एंड एक प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। मैंने कंसीडर किया एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ का सिंबल ये होता है जिसका वोल्टेज ई है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं हम E को क्या लिखते हैं? ई नोट साइन ओमेगा टी, जहां पर E ईएमएफ है, ई नोट एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ है, साइन फेज है और ओमेगा टी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड है। T टाइम पीरियड है जितनी देर के लिए वोल्टेज फ्लो हुआ है। और इसमें एक प्योर रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है। ये जो प्योर रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है। मान लीजिए इसके अंदर एक करंट चलता है I, तो अगर आप I की इक्वेशन भी साइन ओमेगा टी के साथ प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं तब आप ये प्रूफ कर देंगे कि एक ऐसे सर्किट के अंदर जब प्योर रेजिस्टेंस सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट हो उसके अंदर करंट और वोल्टेज के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। मैंने लिखा लेट ईएमएफ होगा E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब आप वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस भी पढ़ते हैं, तो मैंने ये इक्वेशन उठा करके यहां रख दी और आई आर दैट इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब अगर आप ध्यान दें मैं R को इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा और इक्वेशन बन जाएगी ई नोट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, मतलब पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस कहलाता है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो रेजिस्टेंस लगाया गया है सर्किट में वो किसके बराबर होता है? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई आई नोट साइन ओमेगा टी। यहां पर हमने ईएमएफ को साइन फंक्शन से डिनोट किया था। हमने देखा यहाँ पर करंट भी साइन फंक्शन से डिनोट होता है। इसका मतलब है करंट और ईएमएफ के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर कोई इक्वेशन ऐसी आई होती साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस पाई बाय 2 या पाई बाय 4 या पाई बाय 6 तो ये फेज डिफरेंस होता। अब इसकी जगह इस इक्वेशन में यहाँ है 0, तो इसका मतलब करंट एंड वोल्टेज लाइज इन सेम फेज इन अ प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। मतलब जिस सर्किट के अंदर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा होता है या वोल्टेज सोर्स लगा होता है उस सर्किट के अंदर वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं। आप इसे ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तब तक आप इसे लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि सीबीएसई में आ सकते हैं तीनों फेज डायग्राम में से एक डायग्राम। चलिए मैं आपको डायग्रामिकली बताता हूं इसके बारे में। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि फेजर डायग्राम बनाइए, तो आप दो ग्राफ कंसीडर कीजिएगा। अगर इस तरफ वोल्टेज चला है तो करंट भी इसी तरफ चलेगा क्योंकि दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 आया था, और
इसे आप क्या मान लेंगे, आई नॉट। अब मैंने वोल्टेज और ईएमएफ दोनों सेम फेज में दिखाए गए। वाई एक्सिस की तरफ यहाँ ई एंड आई दोनों बढ़ते हैं, इस तरफ ओमेगा टी बढ़ता है। तो आप यहाँ जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, वोल्टेज एंड करंट। ये करंट के लिए हुआ और ये वोल्टेज। जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो ध्यान रखिएगा दोनों का इनिशियल पॉइंट एक होना चाहिए, दोनों एक्स एक्सिस को एक पोजीशन पर काटने होने चाहिए, तभी दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 माना जाता है। ये था फेजर डायग्राम ऑफ रेजिस्टिव एसी सर्किट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज आगे चलता है π/2 और कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे चलता है π/2।